ये कहानी एक ऐसे विक्टिम की है जो परफेक्ट क्राइम का शिकार हुई। सब कुछ प्लान्ड था। कब, कैसे मारना है, कैसे सबूत मिटाने हैं, हर चीज बारीकी से सोची गई थी। आप सोचोगे मुझे ये सब कैसे पता? मैं ही हूं जिसे मारने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया था। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में अगले पल में क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम हमेशा आने वाले पल के लिए फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, तैयारियों में लगे रहते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा चौंकाती है, कभी उम्मीद से ज्यादा दे देती है तो कभी उम्मीद से ज्यादा छीन लेती है। राम राम सा। सरिता रसोई में आप सबरो स्वागत है। आज हमारी रसोई में बनेगा राजस्थान रो पारंपरिक भोजन, दाल बाटी और चूरमा। तो शुरू करते हैं। दाल बाटी बनाने के लिए अनूप क्या कर रहा है? वीडियो खराब कर दिया मेरा। अरे माँ, वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है। हाँ? कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है। मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। अनूप भैया, कौन मानेगा कि मम्मी के चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हंसना बंद कर दीक्षा, कभी कभी हो जाती है गड़बड़। मुझे तो बस खाना बनाना आता है। सरिता, ये लो गुजिया बनाने का सारा सामान। कल बढ़िया सी वीडियो बनाना गुजिया की। हाँ, वो भी मेमोरी कार्ड डाल के। सरिता, फिर गलती की। एक बार अच्छे से सीख लो ना। चलो मैं सिखाता हूं, आओ। हाँ वाह पापा, सो स्वीट। पापा, आप सच में माँ की बहुत केयर करते हैं। बेटा, वाइफ हैप्पी हो ना तो लाइफ हैप्पी हो जाती है। अरे हमको कुछ नहीं सुनना। जब तक हमारी बात बैंक के मैनेजर प्रीतम से नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बुला के लेके आओ। नहीं जाएंगे। बाहर भी इतनी भीड़ जमा गई, क्या चाहिए इन लोगों को? एक मिनट भाई लोगों, एक मिनट। हाँ देखो, थे लोग कतई भी परेशान ना हो। था का पैसा बिल्कुल सेफ है हमारा ही बैंक में। ऐसी फेक न्यूज पे विश्वास बिल्कुल भी ना करो। हाँ, और वैसे भी हमारे बैड लोन्स काफी कम हो चुके हैं, तो चिंता की कतई बात ना है। लेकिन हम रिस्क क्यों ले? हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस बैंक में है। हमको हमारा अकाउंट खाली करना है। आप क्यों भाई करना है? सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनिए आप। पैसा चाहिए, आज ही चाहिए। आप मेरी बात। हे रुचिका, मुझे ना वो ओल्ड लोन्स की फाइल्स देखनी है, डेटा शीट प्रिपेयर करना है। बस 5 मिनट लगेंगे। अरे 5 क्या 10 मिनट ले, आजा। वैसे आज पब्लिक ने बहुत बवाल किया ना बैंक में। रोज रोज ऐसे चलेगा तो कैसे काम करेंगे? अरे तेरी लिपस्टिक स्मज हो गई है। हाँ चल तू आजा, मैं 5 मिनट में टचअप करके आती हूँ। हाँ, हो गया? हाँ, थैंक यू।
डरा दिया तुमने। तुम तो कल आने वाले थे ना। ठीक है, चला जाता हूँ, कल आता हूँ। अच्छा मिस्टर पतिदेव, मैं दिन गिनती हूँ तुम्हारे आने को, तुम चले जा रहे हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। रियली? वाओ, क्या बनाया तुमने मेरे लिए? दाल बाटी। वो रसोई वाली औरत का वीडियो देख के? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है ना, मतलब वो उसका खाना बनाने का स्टाइल। एक नंबर के फ्लर्ट हो ना तुम। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। फ्रेश हो जाओ। सरिता, ए सरिता, सरिता, सर, विक्टिम का नाम सरिता अग्रवाल है। वो अपने पति नवीन और दोनों बच्चे दीक्षा और अनूप के साथ यहाँ रहती है। इंटरनेट पे कुकिंग क्लासेस चलाती थी जो कि बहुत पॉपुलर थी। सर, लगता है मौत जहर खाने की वजह से हुई है। रूम में और किचन में जितनी भी खाने की चीजें लैब में भेजो। ओके सर। सर, शायद ये सुसाइड का केस है। कल का कार्यक्रम, अगर किसी शख्स के जहन में खुदकुशी का ख्याल चल रहा हो तो कल की प्लानिंग करेगा। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मेरे बेटे ने दरवाजा नॉक किया, तब मेरी आंख खुली थी सर। पापा, अनूप आ रहा हूं। क्या हो बेटा? पापा, जयपुर के लिए 2 कैब चाहिए थी माथुर जी को, और ये डिटेल्स भेजी। ममा, तो आपकी बीवी की लाश तो ऊपर बेडरूम में पड़ी हुई, बिल्कुल बेड के पास। जगह जगह जिस तरह से उन्होंने वॉमिट कर रखा है, जाहिर है उनकी तबीयत रात को बहुत खराब हुई होगी, काफी तड़पी होंगी, और आपको मदद के लिए भी बुलाया होगा। आपने कुछ नहीं सुना? मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है सर। नींद की गोलियां लेके सोता हूँ, शायद इस वजह से कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं सर, कल रात तक सब कुछ ठीक था। खाना तुम्हारी मम्मी ने बनाया था? जी मैम। तो क्या आपकी मम्मी ने कोई पर्टिकुलर चीज खाई थी जो सिर्फ आपकी मम्मी ने खाई? तुम्हारी मम्मी को कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी, डिप्रेशन? नहीं मैम। क्या वो सुसाइड कर सकती हैं? नहीं, मम्मा सुसाइड कर ही नहीं सकती सर, ये इम्पॉसिबल है। उनके कितने बड़े सपने थे। वो अपने कुकिंग के चैनल को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो भैया को और मुझे यूएस भेजना चाहते थे हायर स्टडीज के लिए। सब मम्मा सुसाइड नहीं कर सकती। सरिता की मौत जहर की वजह से हुई थी। उसने जहर खुद लिया था या उसे दिया गया था? अभी इस राज से पर्दा उठना बाकी था। सरिता की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या उसे नवीन की दोहरी जिंदगी के बारे में पता था, और क्या ये उसकी मौत का कारण था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। सरिता मर्डर केस की गुत्थी जितनी नजर आ रही थी उससे ज्यादा उलझी हुई थी। अभी इसे समझने में और सुलझाने में और बहुत वक्त लगने वाला था। थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे बात करती हूँ। जैन सर। जय। सर, सरिता केस में लैब से फोन आया था। उनकी इनिशियल टेस्टिंग में सरिता की बॉडी से एल्यूमिनियम सल्फेट के ट्रेसेस मिले। एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो इस एरिया में काफी कॉमनली यूज होता है। पेस्टिसाइड? तो ये तो कंफर्म हो गया कि सरिता की मौत जहर खाने की वजह से हुई। अब सवाल ये है कि सरिता ने ये जहर खुद खाया या किसी ने जबरदस्ती खिलाया? सर, इस तरीके का पेस्टिसाइड आजकल घरों में नहीं मिलता। एरिया में जितनी पेस्टिसाइड की शॉप है या डीलर है, सब जगह इंक्वायरी करो, शायद कोई लीड मिले। जहर की गोलियां खाने की वजह से बीवी ने जान गंवा दी, और शौहर नींद की गोलियां खाकर सुकून से सोता रहा। बुलाओ इस नवीन को। सर, पेस्टिसाइड्स? सर, सरिता ऑर्गेनिक फूड में बिलीव करती थी, पेस्टिसाइड्स क्यों खरीदेगी? तो किसने खरीदा? आपने? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा,
आपकी बीवी बिल्कुल आपके बगल में सो रही थी, रात भर तड़पती रही, जगह जगह वोमिटिंग करती रही। तड़पते तड़पते उसने अपनी जान दे दी और आप चुपचाप सुकून से सोते रहे। आप नहीं समझेंगे सर, कितना आप सोच समझे इस बात का। बहुत प्यार करता था मैं सरिता से। दोनों मियां बीवी में किसी बात को लेकर झगड़ा या मनमुटाव? मम्मी पापा तो जैसे एक दूसरे के लिए बने थे, लड़ते हुए क्या, हमने तो उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा था। वैसे भी महीने में 15 दिन तो पापा बिजनेस ट्रिप पर होते थे। तुम्हारे पापा बिजनेस ट्रिप पर कहाँ जाते थे? ज्यादातर कोटा, वहां पर उनकी ऑफिस की एक नई ब्रांच खुली थी। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बोले। मेरे बच्चों से ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं तो सह लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे अब तक अपनी मां की मौत का सदमा नहीं झेल पाए। थैंक यू। सर, नवीन अग्रवाल की कॉल डिटेल्स आ गई है। इस नंबर पे काफी बातें हुई नवीन की। किसका नंबर है? मोनिका श्रीवास्तव, कोटा की रहने वाली है। पता लगाओ ये मोनिका श्रीवास्तव कौन है, डिटेल्स निकलो उसकी। सर। लक्ष्मी, 2 साल के अंदर जयपुर में हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर हम वहीं बस जाएंगे और हम शादी भी वहीं कर लेंगे। सुधीर, फिर से वही बात। मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली हमारी शादी को मानेंगे। हम तुम्हें किसी हीरो हीरोइन की तरह भगा के लेके जाऊंगा तने। कापू, भाग यहाँ से। मैं तेरे बाप को जाके सब बता देंगे हम। राम राम सा। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बताने वाली। एक बेचैनी है जो आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे लगता था मेरी दुनिया में सब ठीक है, कोई दुख नहीं, लेकिन फिर अचानक मुझे पता चला कि मैं एक भ्रम में जी रही थी। जो सोचा था सब झूठ था। रिश्ता झूठा, प्यार झूठा, सब झूठ। मोनिका, काश तुम ना आती तो ये सब नहीं होता। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने तबाह कर दी मेरी जिंदगी। सर, सरिता इसी कैमरे से कुकिंग वीडियोस बनाती थी, इसी में हमें ये वीडियो मिला। तो ये वीडियो सरिता का आखिरी वीडियो था? नहीं सर, इसके बाद सरिता ने एक और कुकिंग वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो की तरह उसमें भी वो काफी हताश लग रही थी। सुसाइड पॉसिबल है। इस वीडियो में सरिता ने किसी मोनिका का जिक्र किया है और नवीन के कॉल रिकॉर्ड्स में भी किसी मोनिका का जिक्र है। मोनिका श्रीवास्तव, मोनिका श्रीवास्तव। क्या ये दोनों मोनिका एक ही हैं? और अगर हैं तो ये मोनिका श्रीवास्तव कौन है? सर, कोई मोनिका श्रीवास्तव से मिलने आई है। आप नवीन की पत्नी हैं? जी। नवीन पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, ये सब पता है आपको? 4 दिन पहले ही पता चला। आपको सरिता के बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ दिनों से शक हो रहा था नवीन पर। फिर एक दिन जब वो बिजनेस ट्रिप का बहाना करके घर से निकला तो मैंने उसका कोटा से जयपुर तक पीछा किया। तो यहाँ जयपुर आने के बाद आप सरिता से मिली थी? जी। मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, कि नवीन की जिंदगी में कोई और औरत आ गई है। बस सरिता से मिलकर पता चला कि 21 साल से तो वो उसकी बीवी है, दूसरी औरत तो मैं हूं। और जब आप सरिता से मिली और सरिता को आपके बारे में पता चला तो सरिता का रिएक्शन क्या था? सरिता, मेरी बात तो। नवीन, आप चुप रहिए। मोनिका, मेरे बच्चे कभी भी आते ही होंगे। मैं नहीं चाहती उनके सामने ये तमाशा। हम अंदर चलकर बात करते हैं। जी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ मोनिका, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चों का क्या होगा? देखो सरिता, अगर तुम नवीन के साथ रहना चाहती हो तो मैं उसे तलाक दे दूंगी,
और तुम्हारे रास्ते भी कभी नहीं आऊंगी। बस सरिता सोचो, क्या तुम नवीन के साथ सच में रहना चाहती हो? जिस इंसान ने हम दोनों को इतने टाइम से धोखा दिया, वो तो कल अपने बच्चों को भी धोखा दे सकता है। तुम आराम से इस बारे में सोचो और फिर फैसला लेना। और क्या फैसला किया सरिता ने? पता नहीं सर, पर मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं नवीन को छोड़ने वाली थी, और जितना मैं सरिता को समझी, मुझे लगता है वो भी नवीन के साथ नहीं रहती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से असमंजस में थी। लेकिन सरिता का ये वीडियो तो कुछ और ही कहता है। मोनिका, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने तबाह कर दी मेरी जिंदगी। नहीं मैम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि सरिता को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम थी। आई एम श्योर उसने इमोशन में आके ये सब कहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे जीजा जी हमेशा तुम्हारे साथ है मोनिका। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कर लीजिए पहले। ये ले। हाँ नहीं दी। अरे अच्छा, कुछ दूसरा बनाओ तेरे लिए। बोल। भूख नहीं है ज्योति दीदी। कुछ दिनों पहले तक मैं कितनी खुश थी। एक पति था जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, वो तो चला गया, और ऊपर से ये पुलिस का चक्कर। सरिता ने भी अपनी वीडियो में मेरा ही नाम लिया। कहीं पुलिस मुझे इस चक्कर में फंसा। अरे मोनिका, बेकार फिक्र कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। और देख, सरिता की मौत की जिम्मेदार ना तू बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो नवीन जरूर है, समझी? फिक्र मत कर, हम हैं। जीजा जी, अगर पुलिस मुझ पर ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाती है, तो आप मेरा केस लड़ेंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। मतलब अगर ये पता चल जाता है कि सरिता ने खुदकुशी की थी, तो मोनिका को जेल हो जाएगी। अगर खुदकुशी साबित हुई तो, और फिर मैं हूं ना उसका केस लड़ने के लिए, मोनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मुझे उस मोनिका की टेंशन नहीं है, मुझे ज्यादा टेंशन उस पुश्तैनी जायदाद की है जो इस मोनिका के नाम पर है। और अगर ये मोनिका जेल चली जाती है तो उन पेपर्स पर कौन साइन करेगा, बोलो? बहुत लालची हो रही हो तुम। हाँ, मतलब अपनी बहन मोनिका की फिक्र नहीं है तुम्हें, बल्कि उस प्रॉपर्टी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। ये गुड्डू भाई से ना दवा भेजी। अंदर आजा। अंदर? अरे बड़ी रकम है, गिन के लेगा ना, चल आजा अंदर। रुक, वही भागना मत, रुक वहीं पे खड़े रहे। बॉक्स खोल। भाई साहब, क्या बॉक्स खोल। खोल दो। ये देखिए साहब जी, मुझे नहीं पता इसमें ये क्या था साहब जी। ले चलो इसे। साहब जी, मुझे गुड्डू भैया ने भेजा है, मुझे गुड्डू भैया ने दवाई दी थी साहब जी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है साहब जी। भैया कहाँ थे आप सारी रात? ये क्या छुपा रहे हो आप? दिखाओ मुझे। शराब माँ को गुजरे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपने ये सब शुरू कर दिया। दीक्षा, मेरा बात करने का कोई मन नहीं है, कल बात करेंगे। और ये हाथ पर क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गुड नाइट। भैया सुनो तो सही। सर, सरिता की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरिता की बॉडी से पेस्टिसाइड का हैवी डोज मिला है, 3 टैबलेट्स जितना हैवी। सर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना हैवी डोज खाने में मिलाकर दिया जाए और खाने वाले को पता ही ना चले। घर से ये फूड आइटम्स कलेक्ट किए, उसमें कुछ मिला? नहीं सर, किसी भी खाने की चीज में किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड का ट्रेस नहीं मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी हैवी डोज लेने के बाद सरिता को वॉमिट होनी ही होनी थी, लेकिन वो कुंभकर्ण नवीन। तो हो सकता है सरिता को पेस्टिसाइड्स इस नवीन ने दी। सर, अगर ये नवीन कॉमन थ्रेड है तो मोनिका की मौत का पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो तो होना ही था। 2 औरतों का कत्ल हुआ, और जिन 2 औरतों का कत्ल हुआ वो दोनों की दोनों नवीन की बीवियां हैं।
अब अगर वो दोनों को एक ही पैटर्न से मारता तो सीधा सीधा शक इसी पे जाता, शातिर खिलाड़ी। अब इससे इसी के तरीके से पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, मेरी नवीन की बेटी दीक्षा से बात हुई थी। उसका कहना है कि नवीन रात से घर ही नहीं आया। कहीं नवीन फरार तो नहीं हो गया है? सर, नवीन अग्रवाल आया। बापू, बापू मुझे माफ कर दे बापू, मारे से गलती हो गई बापू। गलती तो मुझसे हुई है। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी थी तुझ पर। बापू बताएगा पानी। बेटा, ये पूनम है, मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बेटी। मेरी बीमारी में इसी ने मेरा ध्यान रखा है। इसका कोई नहीं है बेटा, इससे शादी कर ले, सुखी रहेगा तू। भागा नहीं था सर मैं, वो समझ में नहीं आ रहा था बच्चों का सामना कैसे करूं। अपने दोस्त ऋषिकांत के यहाँ रुक गया था, आप चाहे तो फोन करके कंफर्म कर लीजिए। पूरी तैयारी करके है, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दोनों बीवियों की मौत का प्राइम सस्पेक्ट तू ही है। बोल, क्यों मारा दोनों को? सर मैंने नहीं मारा सर। अरे मारा तो मुझे किस्मत ने है सर। 21 साल का था मैं, सिर्फ 21 साल का सर। मेरे राक्षस बाप ने उस सरिता को मेरे गले बांध दिया था। सरिता बहुत अच्छी थी, बुरी नहीं थी वो, बस मेरे टाइप की नहीं थी। मुझे चाहिए थी कोई वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली, जो मेरे साथ पार्टी में जा सके, जिसके साथ मैं बिजनेस आइडिया शेयर कर सकूं। इसलिए तूने मोनिका को फंसाया? मोनिका को मैंने नहीं फंसाया मैम, मोनिका ने मुझे फंसाया। हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद थी, मेरे टाइप की थी, लेकिन वो मुझे बहला के कमरे पे ले गई सर। उन दिनों वो चल रहा था, मैंने मजबूरी में शादी की उससे। अगर तू सच्चा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सॉरी टू से सर, आपको तो पता है पुलिस कितनी पार्शलिटी करती है, हमेशा औरतों की सुनती। रोना बंद कर, ये बता कि मोनिका से आखिरी बार कब मिला था? कल शाम को। यानी मोनिका की मर्डर वाली शाम को। मोनिका मेरी बात तो सुनो। आई लव यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मेरी शादी किस हालत में। स्टॉप इट। तुम्हारा एक और झूठ सहने की ताकत नहीं है मुझ में। मोनिका मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, और जो तुमने मेरे साथ किया ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मोनिका एक बार प्लीज मेरी बात तो सुनो। मोनिका चिल्लाने लगी सर, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मैं वहां से निकल गया। मैंने तो अगले दिन सुबह मोबाइल पे उसकी मौत की खबर देखी सर। तुम्हारी दोनों बीवियां मर चुकी हैं, और मरने से पहले जो आखिरी मैन उन्हें मिला था वो तू ही था जेंटलमैन। इत्तेफाक था सर, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने उनका खून कर दिया। आप सबूत ढूंढिए सर, सबूत मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बेगुनाह हूं। सबूत तो सुरेखा। जैन सर। जी सर। नवीन, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, जो भी जानते हो सच सच बता दो, वरना इस केस में तुम बहुत बुरे फंसोगे। सुरेखा जी, एक आप ही हैं जिसको चिंता है हमारी यहाँ। एक काम कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, यहां से निकलते ही फोन करूंगा, साथ में डिनर करेंगे हम लोग। वैसे भी आपने बिना हथकड़ियों के मेरा दिल तो कैद कर ही लिया है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर मोनिका की मौत गला और वो भी उसी के दुपट्टे से। सर उसके ब्लड में अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। एक बात और सर, मोनिका के प्राइवेट पार्ट में सीमेंट के ट्रेसेस भी मिले। व्हाट? यस सर। और बदन पे कोई खरोच या जोर जबरदस्ती के निशान? नो सर। मोनिका के ब्लड में अल्कोहल और स्लीपिंग पिल के ट्रेसेस, मतलब जिस वक्त उसकी मौत हुई वो बुरी तरह से नशे की हालत में थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, तो रेप तो नहीं हो सकता। राइट सर। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसने रात को कुछ भी नहीं खाया था सिवाय चने के। चना? वैसे मोनिका तो अब रही नहीं, तो हम जमीन तो बेच सकते हैं ना। आप कोई बायर ढूंढ लो ना, जितनी जल्दी जमीन बिकेगी ना उतना हमारे लिए अच्छा होगा, है ना।
मजा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। सर ये नवीन तो बहुत ही कमीना इंसान है। न इसे अपनी दोनों बीवियों के मरने का दुख है, न अपने किए का पछतावा, और न दोनों बच्चों की फिक्र। सर निहायत ही मतलबी आदमी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हाँ, लेकिन हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना सबूत के उसे ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रख सकते। सर लेकिन हम उसे सर मोनिका की कॉल डिटेल्स। सर वारने से एक दिन पहले मोनिका की अजमेर के एक बैंकर से बात हुई, और सर उसने एक कैब ड्राइवर योगेंद्र को भी कॉल किया था। मेरी योगेंद्र से बात हुई है सर, उसने कंफर्म किया है कि वो मोनिका को अजमेर एक बैंक में लेकर गया था, और उसके बाद उसने यहाँ जयपुर लाकर उसे छोड़ दिया था। मोनिका वाज बैंकर, तो हो सकता है अजमेर अपने किसी बैंक के काम से गई हो। नहीं सर, यही तो इंटरेस्टिंग बात है सर। वहाँ वो अपने बैंक की ब्रांच में नहीं गई थी, किसी और ही बैंक में गई थी। मोनिका ने आखिरी कॉल किसे किया था? सर ज्योति को, मोनिका की बहन है सर, जयपुर में ही रहती है। कमीने! माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? तुझे पता मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। बापू को वचन दिया था कि तुझे अच्छे से रखूंगा, और रख रहा हूं ना मैं। फिर तूने ऐसा क्यों किया? माफ कर दीजिए मुझे। शादी के पहले से जानती थी उसे, अचानक मिला तो बहक गई। माफ कर दीजिए, अब आइंदा नहीं होगा। मैम, मेरी बहन मोनिका बहुत ही भली थी। वो उस कमीने नवीन ने सब कुछ किया है। मैंने उसको बहुत मना किया मैम कि मत कर उससे शादी, और उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी मैम। मोनिका जब जयपुर आई थी तो आप लोगों के घर रुकी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे यहाँ से जाना पड़ा? मोनिका को जब सरिता और नवीन के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, और वो यहाँ पे हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती थी। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो बोली कि मुझे अकेले रहना है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। काश मैंने तब भी उसे यहाँ रोक लिया होता। बस कर पूनम, मत रो, मत रो। मैंने तुझे माफ कर दिया पूनम, मुझे भी माफ कर दे पूनम। हम सब कुछ भूल जाते पूनम। सर यही छोड़ उसे। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? देखा सर क्या किया इसने? सर ये सर रोज ही मारता है पूनम को, और सर मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। तुम चुप क्यों हो पूनम, बताओ ना सर को। जी, ये मुझे बहुत पीटता है, कभी बेल्ट कभी चप्पल जो दिख जाए। पूनम नाटक मत कर। सर हमारी ले जाओ इसे। इसका कोई प्लान है सर, इसका कोई प्लान है सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। यस सर, मोनिका श्रीवास्तव आई थी यहाँ कुछ दिन पहले, लेकिन अपना लॉकर यूज करने आई थी सर। लॉकर में ऐसा खास क्या था? और खास था भी तो उसने अपने बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखा? सर, नीड टू चेक द लॉकर। सर उसके लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, मैं आपके प्रोसीजर से वाकिफ हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्द से जल्द परमिशन निकलवा के आता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो भाई साहब? अबे शुगर मना, तेरे मुंह पे नहीं दूंगा मैंने। सो जा कंबल ओढ़कर। तो गुंडा कर दिए, साहब जी ने जाकर बोल दूंगा मैं। अबे गुंडा बोला मेरे को? सर पे चोट लगने की वजह से उसे जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दूसरी ओर मोनिका के केस में जयपुर से अजमेर पहुंची पुलिस को फाइनली मोनिका का लॉकर खुलवाने की परमिशन मिली, और एक ऐसा एंगल सामने आया जिसके बारे में पुलिस ने पहले सोचा ही नहीं था।
मोनिका एक विसल ब्लोअर थी? जी सर, मोनिका अपने बैंक में हो रहे एक स्कैम को एक्सपोज करने के लिए एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। लगभग 1500 करोड़ के लोन्स नकली डॉक्यूमेंट्स पर अप्रूव हुए। पिछले 15 साल से सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट का ये स्कैम हो रहा था, इसलिए लोगों की नजर में नहीं आ रहा था। तो क्या मोनिका और सरिता के केसेस को आपस में कनेक्ट करके हम कोई गलती कर रहे हैं? क्योंकि मुमकिन है मोनिका के कत्ल के पीछे इस स्कैम में से कोई हो। सर, मोनिका को जिसने मारा वो उसे अच्छे से जानता था। मोनिका अपने बैंक में फ्रॉड कर रहे लोगों के साथ इतनी आसानी से नहीं जाती। करेक्ट, लेकिन अब हमें आईडी से कांटेक्ट करना होगा और ये सारा डाटा उन्हें हैंड ओवर करना होगा। लेट देम इन्वेस्टिगेट। देख रहे काम कर रहा साहब मच्छर गिरा, मच्छर 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 काट रहे हैं मरीज। माफ कर दो साहब। वो पूनम 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 हमारी बीवी है साहब, हमारी बीवी है। इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मोनिका ने अपनी जान खतरे में डाल दी। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मोनिका ने जो मिशन अधूरा छोड़ा उसे आप अंजाम तक पहुंचाएं। डोंट वरी आदिल, हम इस केस की तह तक जाएंगे और इस केस में शामिल जितने भी लोग हैं उन सबको सजा दिलवाएंगे। और ये सरकारी बैंक्स किसी रॉयल बिजनेसमैन की पर्सनल जागीर नहीं है। जस्टिस विल बी डन। गुड लक। थैंक यू। आप लोग मुझे घर लेके जा रहे हो क्या? हाँ, घर लेके जा रहे हैं। मारो बस थोड़ा दिमाग खराब हो गया, बाकी में सब कुछ ठीक है मेरा। हमारी बीवी है ना पूनम, पूनम उसकी कसम मैंने घर लेके जा रहे हो। सॉरी मेरी जान, बहुत दिन हो गए ना बात हुए, लेकिन जल्दी मिलने आ रहा हूँ मैं। अब कोई जरूरत नहीं आने की। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझसे बार बार दूर जाओ। बहुत हो गया अब। ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। सर आप मेरी बात सुनिए सर, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर मेरी बात तो सुनिए। अरे ज्योति, हाँ? अरे डील हो गई है फाइनल, कल पैसा मिल जाएगा हमें एडवांस। अच्छा? हाँ सर, अशोक नाम का एक कांस्टेबल है जो उसे यहाँ पोस्टिंग हो रहा है सर। उसने एक मर्डर केस के बारे में बताया। सर ये 10 साल पुराना केस है। मेरी पोस्टिंग जयपुर में ही एक दूसरे थाने में थी। तब उस दिन जब मैं मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा था तो फौरन मुझे ये केस याद आया। उसके इंटेस्टाइन में चने मिले थे, बियर की बोतल भी मौका वारदात पर मिली थी। विक्टिम के साथ सेक्स हुआ था, रेप नहीं। और जहाँ पर विक्टिम की बॉडी मिली थी उसे वहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह पर मारा गया था, ठीक मोनिका की तरह। उस केस में मुजरिम पकड़ा गया था? नहीं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। आई थिंक हमें इस केस को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है जो अलग अलग औरतों को मारता है लेकिन एक सेम पैटर्न से। पिछले 10 साल में राजस्थान में जितनी भी औरतों का कत्ल सेम पैटर्न से हुआ वो सारे केसेस खंगालो। ओके सर। सर टोटल 6 केसेस मिले हैं। 2004 में 1, 2008 में 2, 2010 में 2 और 2017 में 1। 2004 में जिस लड़की का कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 24 साल और 2008 में जिसका हुआ उसकी उम्र 28 साल। करेक्ट सर। एक पैटर्न है। 2010 में जो लड़की मारी गई उसकी उम्र 30 साल और 2017 में जो लड़की मारी गई उसकी उम्र 37 साल। 2004 में उसने जो पहला कत्ल किया था, अब लड़की की उम्र थी 24 साल। अगर हम ये मान लें सपोज कि उस वक्त उसकी उम्र भी 24 साल रही होगी तो 2008 में उसकी उम्र हुई 28 साल और सर अब तो उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। सर अगर मोनिका से जुड़े हुए केस में लोगों को देखें तो उसके जीजा कैलाश और पति नवीन दोनों लगभग 40 के आसपास थे। पता लगाओ क्या नवीन और कैलाश का क्राइम सीन से कोई कनेक्शन है? आई थिंक अब हमारा तीर निशाने पर लगने ही वाला है।
आया। वो क्या हुआ? सर, खबरियों से पता चला मोनिका और ज्योति के पास एक पुश्तैनी जमीन थी जो अब ज्योति और कैलाश मिलकर बेच रहे हैं। बहन का गुजरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये जमीन बेचने की तैयारी में। बुलाओ दो ना मियां बीवी को। सर देखिए, अब वो जमीन ज्योति की है और अगर हमें उसकी अच्छी डील मिल रही है तो उसको बेचने में दिक्कत क्या है सर? जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता आप वो जमीन नहीं बेच सकते। और क्या पता मोनिका का कत्ल उस जमीन की वजह से ही हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि हमने मोनिका को मारा है? क्या पता। सर, हमारा उसमें क्या फायदा? सबसे ज्यादा फायदा तो आपका ही हुआ। पहले आप आधी जमीन की मालकिन थी, अभी आप पूरी जमीन की मालकिन हो। ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, एक मिनट तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों के पास सबूत क्या है? सुरेखा, एक आदमी लगाओ इनके पीछे, बोलो इनकी हर हरकत पे नजर रखें। सर एक्सक्यूज मी सर, 3 और मर्डर केसेस का पता चला है सर। सेम पैटर्न है, एक 2006 में हुआ था, एक 2014 में और एक 2018 में। 2006 में जिस विक्टिम का कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 26 और 2014 में जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 34 और 2018 में जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 38। और सर 2006 में जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके मर्डर के जुर्म में एक योगेंद्र नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया था। सर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहाँ से वो कुछ के साथ फरार हो गया। सर आज तक पकड़ा नहीं गया। तो उस योगेंद्र की जेल अथॉरिटीज के पास कोई फोटो वगैरह तो होगी? जी सर। सर ये अगर इसे मेंटल असाइलम भेजा गया तो जाहिर है इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। सर ये भी हो सकता है कि कोई इस योगेंद्र का पैटर्न कॉपी कर रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक चांस तो लेकर देखते हैं। पता करो कि इस योगेंद्र का विक्टिम से क्या कनेक्शन है। और इसकी तस्वीर तकरीबन 14-15 साल पुरानी है, तो योगेंद्र आज कैसा दिखता होगा। सालों पुराने केसेस खंगाले जाने लगे, पुराने कैदियों से पूछताछ हुई, पुलिस की खोज का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन पुलिस डटी रही और उन्हें एक सुराग मिला। ये देखिए सर, इस वीडियो में मोनिका गाड़ी में जाती हुई दिख रही है। थोड़ा जूम करने पर गाड़ी का नंबर प्लेट और ड्राइवर का चेहरा साफ दिख रहा है। थोड़ा जूम कर। चौदह 15 साल पहले योगेंद्र कुछ ऐसा दिखता था और अब दोनों तस्वीरों को गौर से देखो, मैच कर रही? सर लग तो रहा है। इस गाड़ी की डिटेल निकलो, पता करो ये गाड़ी किसकी, तुरंत। सब आकृति मैडम। जी सर, कार के ओनर का पता चल गया है, उसी की प्राइवेट टैक्सी है, यहीं जयपुर का है। मैडम जी, आप जयपुर में पहली बार आई है? जी। आप जयपुर आई हैं तो आपको हवा महल जरूर देखना चाहिए। सर अभी अभी मेरी कैब ऑनर से बात हुई है। उसका कहना है सीसीटीवी में जो मोनिका के साथ कैब ड्राइवर है उसका नाम दिलीप है, उसकी उम्र 40 साल है। और हाँ, थोड़ी देर पहले एक सवारी लेकर जोधपुर के लिए निकला है। इस दिलीप की तस्वीर जोधपुर हाईवे पर सब जगह सर्कुलेट करवाओ, सारे टोल नाका, सभी पेट्रोलिंग टीम, सबको अलर्ट भेजो। कहीं भी ऐसी कोई भी कार नजर आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। सर सर गाड़ी ने अभी अभी जोधपुर हाईवे से लेफ्ट टर्न लिया है। नजर रखो उस पर और फॉलो करते रहो उसे। ओके सर।
योगेंद्र, उस दिलीप, उस सुधीर, पिछले 16 सालों में तुमने 9 औरतों को मारा और इतनी मेहनत से मैंने 18 लोगों को मारा, आप 9 गिरा रहे। अगर मैंने 9 को मारा तो बाकी क्या 9 आपने मारे। ये सबसे पहले शुरू हुआ है मेरी जो पीती थी ना, पूनम ने मारे को धोखा दिया। उसने झूठे केस में जेल भेज दिया। ड्रग सप्लाई का इल्जाम तो पैसे ही था। तूने पूनम को मारा बदला लेने के लिए, बाकी औरतों को क्यों मारा? मेरा बदला कहां पूरा हुआ था? ये सारी औरतें ऐसी हैं। और जेल अथॉरिटीज ने तुझे जो मेंटल असाइलम भेजा था वो सब मैं जब पकड़ा गया तो ये तरकीब मुझे एक पुराने कैदी ने बताई। सब मैंने भी कमाल किया। ठीक है, काला मुंडा दिया रे बोले। तूने हमेशा अपनी उम्र की औरतों को मारा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जहां मिलती गई पटाता गया, मजे लेता गया, मारता गया, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी। ये या तो अपने पति से परेशान थी, या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप था, या अकेली थी। मोनिका किधर? मोनिका को मैं पहली बार मिला जयपुर से अजमेर के रास्ते में। उसने कैब हायर की थी। वो आगे वाली गाड़ी का पीछा करना। मारे को वो पहली बार में पसंद आ गए थे, लेकिन उसके पति ने उसके साथ धोखा किया था तो वो बहुत उदास थी। पति की जासूसी कर रही थी। मैंने उसको बहुत हंसाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक और दिन मौका हाथ लगा। जेल अथॉरिटीज ने सही किया था जो तुझे मेंटल असाइलम भेजा, क्योंकि तेरी असली जगह वहीं है। सुधीर अभी पुलिस की हिरासत में और जल्दी ही उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी। साइकोलॉजिकल मैपिंग की मदद से पुलिस इस अजम्पशन पे पहुंची कि सरिता, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि उस रात वहां क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उस रात वहां सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक नवीन जो हैवी डोज स्लीपिंग पिल के लेके सो रहा था, और दूसरी सरिता जो हमारे बीच में है ही नहीं। दूसरी तरफ मोनिका एक इंडिपेंडेंट और बहादुर लड़की थी। उसने 1500 करोड़ के स्कैम का खुलासा किया। समझ ये नहीं आता कि मोनिका जैसी समझदार लड़की उस सुधीर के झांसे में आई कैसे। इसका एक कारण ये हो सकता है कि मोनिका मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी। उसने अपने पति और बहन से धोखा खाया था, और उसी नाजुक हालत में वो सुधीर की बातों में आ गई। और सुधीर, उसको अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। वो पूरी औरत जात से ले रहा था। एक बेसिर पैर की बात सुधीर के मन में घर कर गई, उसका जुनून बन गई, उसे जुर्म की ओर ले गई, जिसका खामियाजा 18 मासूम औरतों को भुगतना पड़ा। आप जानते हैं हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है। जरूरी है कि पीड़ितों को, यहाँ तक कि मुजरिमों को भी वक्त रहते नियमित रूप से मनोचिकित्सकों की सलाह दी जाए, तो आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। जिंदगी और सड़क के बीच में कई समानताएं होती हैं। कई फिलोसोफर्स ने, शायरों ने इनके बीच में कई तुलनाएं की हैं। सड़क हो या जिंदगी हमें अपने तय मकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन सड़क जिंदगियों की तरह ही हमें हादसों से मिलाते हैं, जो न सिर्फ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं, बल्कि उनमें दिल दहलाने वाली वारदातें भी हो सकती हैं, जो न सिर्फ मुसाफिर बल्कि उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। और क्या लाओ साहब? क्या खाना बनाया है यार, मन करता है बनाने वाले का हाथ चूम लो। जाओ चूम लो, बुढ़िया है, 6 महीने से बना रही है। तो एक काम कर, तू ही चुम ले। क्या साहब, एक सेम प्लेट ऐसा पार्सल दे देना, घर ले जाऊंगा यार, बीबी खुश हो जाएगी। जरूर जरूर जरूर। चंद्रिका दी, आपके खाने की बहुत तारीफ हो रही है, बस यही स्वाद बनाए रखना, अगले महीने में आपकी पगार भी बढ़ा दूंगा।
नमस्कार सर। क्या बना छोटू? हेलो। चल खाना लगा दे फटाफट। अरे भैया बरेपुर तक जाना है। 500 रुपए लगेगा। भैया हमेशा 150 में जाता हूँ, आप 200 ले लेना। अरे भाई इतना ही लगेगा, आगे अगर 2-3 आदमी मिलेंगे तो आधा आधा बांट लेना। भैया एक घर में कॉल कर दूँ? हेलो, हाँ हमें गाड़ी मिल गई है, हम सीधा घर ही आएंगे। हाँ बारापुर जाने का लिफ्ट दे दो ना। हाँ हाँ बैठो। भैया थोड़ा साइड कर दो यार, बहुत जोर की पेशाब लगी है, साइड कर दो। शोमेंदा, क्या बात है, आपके ढाबे के खाने का तो स्वाद ही बदल गया। खूब टेस्टी। क्या है कि मेरा पुराना कारीगर काम छोड़कर चला गया, बस ये बिहारी चाची मिल गई, बहुत जरूरतमंद थी और खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, बस मैंने ये किचन उनके हवाले कर दी। अच्छा जल्दी बताओ कितना हुआ? अरे सर जो हमेशा देते हो वही दे दो। ये लीजिए। छोटू। हाँ सर। रागड़ा। चंदिका दी, पुलिस वाला आपके बारे में पूछ रहा था। अरे बोल रहा था कि आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। दीदी कब तक ये दाल भात खाएंगे? ना छोक ना तरकारी, और माछ तो कितने दिनों से नहीं खाया है। अरे उस दिन तो खाया था ना माछ भात। कब? अरे चौधरी काकू की शादी में। हाँ। और मीना मासी के घर पे तुझे पूजा में रसगुल्ले भी तो दिए थे उन्होंने। हाँ। तुझे पता है जब अपने माँ बाबा थे ना तो माँ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। तू बहुत छोटा था लेकिन बहुत चाव से खाता था। माँ क्या क्या बनाती थी? शुक्तो, बेगुन भाजा, चटनी, शोरशे बाटा माछ और भी बहुत कुछ बनाती थी। साबी मेरे पति हैं, टैक्सी चलाते हैं, सब कोलकाता गए थे लेकिन 2 दिन से घर वापस नहीं लौटे। इनका फ़ोन भी बंद आ रहा है और मैंने इनके सारे दोस्तों से भी बात की लेकिन कुछ पता नहीं चला। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे पति को ढूंढ लाइए। देखिए आप रोइए मत, एंड डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हस्बैंड को ढूंढने की। एक काम करो, इनकी FIR दर्ज करो और इनसे इनके पति का मोबाइल नंबर लेके उसे सर्विलेंस पे डाल दो। की खौफ है साहब? ये तेरे पास से रख, एक काचा कोला और तरकारी ला। अरे साहब ये ढाबा है, इधर घर का नहीं होटल का खाना मिलता है। एक काम कर, तू तेरे महाराज से पूछ, अगर बना देगा ना तो मेहरबानी होगी। अरे साहब इधर महाराज नहीं महारानी है, फिर भी पूछता हूँ। ए मासी, एक ग्राहक आया है, काचा कोला और तरकारी चाहिए। ठीक है बनाচ্ছি। बन गया। थैंक यू बोलना महाराज, महारानी को। आपका 80 টাকা হয়েছে। सॉरी मिंटू, मेरी वजह से तुझे इतनी मार खानी पड़ी। दीदी मैं उस राजा को मार सकता था
लेकिन आपके वजह से मैंने मार खा भी लिया और हार भी गया। ऐसा कब तक होगा दीदी? हम गरीबों की ताकत का कोई मोल नहीं होता चिंटू। हाथों की जीत को भी हारना पड़ता है। ऐसी ही दुनिया चलती है। जब तू ये समझ जाएगा ना, तकलीफ अपने आप बंद हो जाएगी। दीदी आप तो समझ गई है, फिर भी आपको तकलीफ होती है ना? बहुत बड़ा हो गया है रे तू। चल अब जल्दी से सो जा। बड़े होकर के क्या क्या करना है उसके सपने भी तो देखने हैं ना। हाँ भाई छोटू, बंद हो गया? हाँ आ गया बस। ला बेटा जल्दी ला चाबी। चल बेटा खुश रह। क्या बात है छोटू सेठ, लगता है अच्छी टिप मिली है। हाँ फिर तो क्या बोलता है, चलें मस्त मूड बनाते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है। और अबे तेरे अम्मा की उम्र की है, चल अपने उम्र की ढूंढते हैं। यस, ये हुई ना बात। चल क्या हो गया भाईजान? भाई आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। भाईजान मैं भी चलता हूँ, पेट तो भारी मेरा भी है। चल भाई चल। रुको 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 रुको। मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या? थोड़ी दूर पर जाना है। आइए। ऐसी क्या वजह थी कि एक जवान लड़की को एक बुजुर्ग महिला के भेस में काम करना पड़ रहा था? वो किसी से छुप रही थी या किसी को ढूंढ रही थी? दूसरी तरफ सुनसान रास्ते पर शराफत का स्वांग रचाकर लूटने वाले वो भेड़िए कौन थे? अपराधों का एक न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। अविश्वास का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नकाब में अपना चेहरा छुपा के घूम रहा है। सवाल ये था कि इस अपराधों के भवंडर में कितनी तबाही मचने वाली थी। मासी, अरे बाप रे, चंद्रिका मासी, मासी, चंद्रिका मासी, मासी, शमन दादा, आप ही ने फोन किया? जी सर, मैं ढाबे का मालिक शोमैन। सर वो वहाँ खड़े ट्रक का ड्राइवर था, वो उसके साथ एक क्लीनर भी था। रात उन्होंने खाना खाया और वहीं ट्रक के पास ही खटिया डालकर सो गए। सुबह ये छोटू आया तो उसने देखा कि किचन के पीछे ड्राइवर की लाश पड़ी है। ढाबे में और कोई था? हाँ साहब, वो चंद्रिका मासी रहती है, मगर वो भी गायब है। सर
चंद्रिका हमारे ढाबे पर काम करती है। सर वही चंद्रिका बुढ़िया जो आप पिछले हफ्ते खाना खाया था, आपने कहा था बहुत स्वादिष्ट है। महेंद्र आसपास चेक करो। सर ये चंद्रिका कहाँ गायब? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मारपीट और हाथापाई की वजह से डर के वो भाग गई हो। ठीक है, बॉडी को जो है पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। शेखर तुम देखा नहीं? यहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, वो तो नहीं है। सर हाईवे के मोड़ पे सीसीटीवी है सर। ढाबे से हाईवे जाने का रास्ता उसमें दिखाई देता है। एक बात और सर, आसपास अच्छे से चेक किया लेकिन चंद्रिका और क्लीनर दोनों नहीं मिले। कोई मर्डर वेपन? नहीं सर। ठीक है, काम करो, फुटेज निकालो और ट्रक के ओनर से पता करो ये क्लीनर है। सर आखिर ये चंद्रिका और ये क्लीनर दोनों गायब हुए तो कहाँ? इस चंद्रिका के बारे में और क्या जानते हो? कभी उन पे शक हुआ तुम्हें? सर चंद्रिका मासी दिखने में बहुत भोली भाली थी, लेकिन मुझे एक बार उनकी एक बात खटकी थी सर। कुछ दिन पहले ढाबे पे एक आदमी आया था और मासी उसके साथ छुप छुप के बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था लंबे समय से एक दूसरे को जानते। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर। उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड है? सर एक आधार कार्ड दिया था, उसकी फोटोकॉपी है मेरे पास, एक मिनट लेकर आता हूँ। चंद्रिका हल्दर, सर ये तो बंगाली। लेकिन आपने तो उस दिन कहा था कि वो बिहार से आई है। सर ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं, जैसा कहा मैंने उसे मान लिया, लेकिन सर ये बहुत दयनीय स्थिति में थी। परवेज सलीम के ट्रक का क्लीनर है, लेकिन सलीम के मर्डर के बाद से ही परवेज गायब है। लेकिन चंद्रिका के गायब होने में सलीम के मर्डर का क्या लेना देना? सर ये सीसीटीवी फुटेज। सर ये ढाबे के पास वाले हाईवे की सीसीटीवी फुटेज है। सर ये लड़की इतनी रात गई इधर क्या कर रही है अकेली? ये शायद ढाबे की तरफ से आ रही है। एक काम करो, इसके फोटोज जो है ढाबे के मालिक को और वहां पर काम करने वाले लोगों को दिखा, कोई ना कोई इसे जानता हो। और ये ट्रक शहर की तरफ जा रहा है, इसकी भी डिटेल्स निकलवा। एक काम करो, चंद्रिका के आधार वाले एड्रेस पे जाओ, वहां से कुछ क्लू मिलेगा। सर दीदी पुलिस! बेटा माँ को बुलाओ। माँ तो नहीं है। बाबा? वो भी नहीं है। अच्छा घर में कोई और है? कोई नहीं है। अच्छा इन्हें जानती हो? यहीं पर रहती हैं? नहीं। बेटा नहीं अंकल। इन एड्रेस तो यहीं का लिखा है। वैसे तुम्हारे माँ और बाबा हैं कहाँ? वो तो 10 साल पहले ही भगवान के पास चले गए। अच्छा बेटा तुम्हारी माँ का आधार कार्ड है? हाँ है ना। लेके आओ। सर चंद्रिका के एड्रेस पर पिछले 10 साल से 2 अनाथ बच्चे रहते हैं। वो तो चंद्रिका को जानते भी नहीं है सर। उनके घर से सर ये आधार कार्ड्स मिले। चंद्रिका नाम नंबर सब कुछ सेम है, लेकिन फोटोज अलग अलग है। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत इस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके वो ढाबे पे काम कर रही थी। लेकिन क्यों? ये चंद्रिका की मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। आखिर ये है कौन और गई कहां? ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ साहब। ये फोटो देखो, कल रात इस लड़की को बाईपास रोड पे तुमने लिफ्ट दी थी, पहचानते हो इसे? नहीं सर, जानता तो नहीं हो, सवारी थी, हाईवे पर हाथ दिखाया तो गाड़ी रोक दी। कहाँ उतरी थी लड़की? डायमंड हार्बर एरिया में उतरी थी साहब। उस लड़की की बातचीत से तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि वो कहाँ जाना चाहती है? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। सर उस सीसीटीवी वाली लड़की की फोटो हमने ढाबे वाले शोमैन और छोटू को दिखाई, लेकिन वो लोग उसे नहीं जानते और ना ही इससे पहले कभी देखा है। एक और बात सर, उस लड़की ने हाईवे पे जिस ट्रक से लिफ्ट ली थी उस ट्रक का भी पता चल गया है। ड्राइवर से भी हमने पूछताछ की। ड्राइवर का कहना है कि इससे पहले उस लड़की को कभी देखा नहीं। एक नॉर्मल सवारी थी, वो बैठी, उससे पैसे लिए और आगे जाके डायमंड हार्बर पे छोड़ दी। एक काम करो, डायमंड हार्बर जाओ, पूछताछ करो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। इस लड़की का सलीम के मर्डर से और चंद्रिका से कोई रिश्ता जरूर है। सर टिया, टिया, ये लो, अगले हफ्ते और लाऊंगा।
पर इतने से एक हफ्ते में गुजारा कैसे चलेगा? शुक्र मनाओ, इतना तो मिल रहा है, वरना भूखा मरना पड़ता। सर, हमने डायमंड हार्बर एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। सर वो बहुत ही बदनाम एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स, तड़ी पार, इलीगल माइग्रेंट्स या धंधे करने वाली औरतें रहती हैं सर। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है, ऊपर से टीवी और अखबार वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाकर आग में घी का काम करता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब। हेलो जयंत सर। यस सर, अभी फिलहाल तो सॉफ्ट क्लूज मिले हैं सर, जैसे कोई पुख्ता सबूत मिलता है हम कातिल को अरेस्ट कर लेंगे। जी सर। शौमेन दादा, शौमेन दादा। हेलो सर, मैं वेलकम ढाबे का मालिक शौमेन बोल रहा हूँ। हाँ शौमेन बोलो। वो ट्रक का मिसिंग क्लीनर पानी की टंकी में मिला है। क्या? सर वो बहुत जख्मी है, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम लोग तुरंत उसे पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ। हमरा এখন আসছি। डॉक्टर साहब जी प्लीज। डॉक्टर साहब सिचुएशन क्या है? बहुत सीरियस है, और थोड़ी देर हो जाती तो यहाँ लाने से पहले ही डेथ हो जाती। वो बच तो जाएगा ना? कोशिश कर रहे हैं। उससे बात कब कर सकते हैं हम? रिकवरी पर डिपेंड करता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ये क्लीनर तो मिल गया, एक बार ये नकली चंद्रिका भी मिल जाए तो केस क्लियर हो जाएगा। एक काम करो, वो असली चंद्रिका का जो आधार कार्ड है उसके एड्रेस पे चलते हैं, पूछताछ करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई तो उसे जानता होगा। चल ठीक है, टेंशन मत ले। अरे बोला ना एक बार काम हो जाएगा। चल फोन रख। पिस्टल चाहिए। कैसे हैं? ठीक है, रात को 10 बजे वो खोली पे आ जाना, मिल जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी मत रुकना। मजबूर सा लगता है, शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। सर माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। क्या आप प्लीज? अच्छा अच्छा रोइए मत, बैठिए आप, कुछ नहीं होगा आपकी माँ को। धन्यवाद सर। बस बस सर, यही रोक दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई दवाखाना नहीं है। इस पगडंडी के आगे एक छोटा सा गांव है, वही दवाखाना है सर। मैं पैसे लेके आई हूँ, जल्दी से मुझे पिस्टल दो, मुझे जाना है। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। सर उन बच्चों के पास विपिन नाम का एक आदमी आता है, शायद उनके माँ का दूर के रिश्तेदार है। माँ बाप के मरने के बाद से वही उनका ख्याल रखता है। थैंक यू सर। एक नई इंफॉर्मेशन मिली। बोलो। हमरा टिया और मिंटूर माँ चंद्रिकार ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। क्या ना? चंद्रिका पीसी के साथ जो कुछ हुआ उससे आपका पेट नहीं भरा क्या? जो फिर से आ गए उनके पीछे पड़े हो, कम से कम मरने के बाद तो इंसान को बख्श दो। चलो जाओ। एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? पुलिस की शक्ल देखना पसंद नहीं करता मैं, और बात तो कतई नहीं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, बता दो। सर जिस चंद्रिका की आप बात कर रहे हो ना, 10 साल पहले उन्होंने आत्महत्या की है। क्यों एग्जैक्टली क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे आपको हेल्प हो सकती है। रुकिए, आपके डिपार्टमेंट के कांस्टेबल की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, रेप हुआ था उनका।
कौन था कांस्टेबल? आपके थाने का था, ढूंढिए पता चल जाएगा आपको। एदिके सर, एदिके। मिंटू, टिया। अरे सर आप? मिंटू कहाँ है? मिंटू? हाँ कैसे हो बेटा? दीदी। घबराने की जरूरत नहीं, ये लो, मैं तुमसे दोस्ती करना है, ले लो ले लो। ये लो बेटा, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? हाँ। विपिन दादा के अलावा और कोई नहीं आता तुम लोगों से मिलने? नहीं। देखो बेटा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पुलिस स्टेशन आ जाना, ठीक है? मुझसे मिलना। पुलिस अंकल, क्या आपका नंबर मिल सकता है? मेरा नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? ये आपके लड़के ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो अगली बार परेशान करेंगे तो मैं आपको फोन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास पुलिस अंकल है, तो सब डर जाएंगे। ठीक है, ख्याल रखना। सर आइए सर। सर ये पांडा जी हैं, इसी पुलिस स्टेशन से 4 साल पहले रिटायर हुए हैं। सर कैमरा से बहुत बताइए सर, चंद्रिका के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर चंद्रिका ने मेरे पास आके उसके पति की गुमशुदा होने की रपट लिखवाई थी। हर दिन आके रोती थी, फिर अचानक से गायब हो गई, उसका कुछ पता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद उसका एक दूर का रिश्तेदार एक खत लेकर आया और कहने लगा कि चंद्रिका के साथ प्रशांत मित्र नाम के एक हवलदार ने रेप किया और इस सदमे में आके चंद्रिका ने आत्महत्या कर ली। पर सर इस प्रशांत मित्र नाम का कोई भी हवलदार हमारे थाने में नहीं था। हमने काफी छानबीन की, फिर उसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया। सर ये रही उस केस की फाइल। सर डॉक्टर का मैसेज आया, परवेज क्लीनर को होश आ गया है। नमस्ते साहब। ये बताओ सलीम को किसने मारा और पानी की टंकी में तुम्हें किसने डाला? वो जो ढाबे पे औरत काम करती है ना, उसी ने किया साहब। वो बूढ़ी औरत चंद्रिका? हाँ साहब। क्या? वो बुढ़िया नहीं है साहब, वो जवान है। ये देखो। हाँ ये वही है साहब, ये हमारे पैसे चुरा रही थी। सलीम भाई ने इसकी चोरी पकड़ ली और बुढ़ापे के नाटक को भी, तो इसने सलीम भाई को जान से मार दिया। मैं जान बचा के भागा तो इसने मुझे घायल करके बेहोश कर दिया। ये औरत बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ लो साहब। चलिए नंबर डायल कर फटाफट। वीडियो को। अरे मिंटू। जय हिंद सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसे ही फोन किया। अरे मिंटू ऐसा फोन मत किया करो, हाँ? कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर फोन करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। हाँ सर। ठीक है। एक मिनट मिंटू, वो पीछे तुम्हारे जो फोटोग्राफ है, जरा उसके पास जाना, दिखाना मुझे। ये तुम्हारी फैमिली फोटोग्राफ है ना? हाँ सर। फोटो में तुम दोनों के अलावा ये पीछे बड़ी लड़की कौन है? ओके ओके, बाय सर। फोन काट दिया। आई एम श्योर इस लड़की का कुछ लेना देना जरूर है इससे। शायद विपिन को पता होगा। सर मिंटू और टिया की एक बहन भी थी जो उनसे 10-12 साल बड़ी थी। बचपन से उसकी दिमागी हालत खराब थी, इसलिए उसको मेंटल असाइलम में डाला था। सिर्फ चंद्रिका ही जानती थी कि वो लड़की कहाँ है और कैसे है। चंद्रिका के मरने के बाद मैंने भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले से 2 बच्चे में पाल रहा था। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ठीक है, कोई भी खबर मिले तो प्लीज हमें बताना। जा। राजीव ये झूठ बोल रहा है। आसपास के मेंटल असाइलम से पता करो और ये जितने भी पड़ोसी हैं ना, उनसे पूछताछ करो। कोई ना कोई तो जरूर कुछ जानता होगा। राइट सर। अपना तो रेडी है, तू निकल। क्यों सेठ, पसंद नहीं आई मैं आपको? पसंद तो बहुत है, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास।
मुझे भी तो बहुत पसंद आया सीन। चलेगा? चल आओ सेठ। अरे आओ ना। आज तो आपको मैं जन्नत की सैर कराऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। अब देखो चमेली का जादू। लेकिन मजा आना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल, आप बस देखते जाओ। ঠিক আছে আমি জানাচ্ছি। सर सर मेरा दोस्त छोटू कल रात से गायब है। अरे दोस्त पोस्त से मिलने गया होगा, 24 घंटे वेट करो, देखছি কি করা যায়। কি नाम बोले? सर छोटू। कहाँ काम करता है? सर ढाबे पे काम करता है। ढाबा? कौन सा ढाबा? सर वेलकम ढाबा। कहाँ से गायब हो? सर हम सोनागाछी गए थे। सर मैं तो अपनी रेगुलर वाली के साथ गया था, पर सर जब मैं वापस आया तो पता लगा छोटू किसी नई लड़की के साथ गया है। सर जब मैंने पता किया तो उस लड़की का नाम और पता किसी को कुछ नहीं मालूम था। सर मैं थकार के घर आ गया। मैंने सुबह में उसको फिर से फ़ोन किया, रिंग बज रही थी पर उसने उठाया नहीं। सर एक काम करो, सोनागाछी रोड जा और वहाँ के दलाल को उठा के लेके, और ये छोटू का फ़ोन जो है सर्वेलेंस पे डाल। राइट सर। सर साहब मेरे भैया और भाभी 2 दिन से गायब है साहब। साहब उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कहाँ से गायब हुए? बारुईपुर से 12-7 आ रहे थे, वहाँ से निकले तो सही पर यहाँ नहीं पहुँचे। आप एक काम करो, अपने भैया और भाभी की फोटो उनके डिटेल्स के साथ एफआईआर दर्ज करवा दो। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये हाईवे के 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कौन सा ब्लैक होल है कि एक के बाद एक आदमी गायब हो जा रहे हैं? वहाँ की पेट्रोलिंग बढ़ा दो। बताता हूँ साहब। कल रात एक भले घर की लड़की मेरे पास आई और गिड़गिड़ाने लगी कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। साहब उसका नाम पता मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उसकी शक्ल याद है तुझे? हाँ साहब। स्केच बनवा सकता है? साहब स्केच आर्टिस्ट। सर हाँ एक खबर मिली है सर, मिंटू ओटिया की माँ, वो ओरिजिनल चंद्रिका? हाँ सर, उनकी एक पड़ोसन जो ओरिजिनल चंद्रिका को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अभी वो बीमार है इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे ऐसा लगता है सर उनसे कुछ पता चल सकता है। ठीक है, मिलते हैं उससे। आप मिंटू और टिया की पड़ोसी हैं, उनकी माँ चंद्रिका, उनकी एक बड़ी बेटी भी थी, उसके बारे में क्या जानती हैं? निशा चंद्रिका की सबसे बड़ी बेटी थी। वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, शांति निकेतन पढ़ने जाती थी। चंद्रिका का पति एक ट्रक ड्राइवर था, अच्छा खासा कमा लेता था। 10 साल पहले चंद्रिका का पति और ट्रक दोनों गायब हो गए। चंद्रिका के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। चंद्रिका अपने पति की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन जाया करती थी। उसके साथ 1-2 बार मैं भी गई थी। साहब আমার ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা, যদি पति ना मिला तो वो अनाथ हो जाएंगे। अरे हमने कहा ना हम पूछताछ कर रहे हैं, जब पता चल जाएगा घर पे आके बता देंगे। कौन जाओ। ऐसे में एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर उसे एक हवलदार मिला। अरे चंद्रिका जी नमस्ते, मैं प्रशांत मित्रा, इसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल हूँ। चंद्रिका जी बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप अपने पति को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके पति शरद को ढूंढने में पूरी मदद करूँगा मैं। आप मुझे मेरे घर पर आके मिलेंगे करीब शाम को 7 बजे। हाँ हाँ ठीक है। और फिर चंद्रिका के साथ उस हवलदार ने जबरदस्ती की। चंद्रिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और चंद्रिका की बेटी निशा, उसका क्या? उसने अपनी माँ की लाश को अग्नि दी और उसके दूसरे दिन से कहीं चली गई। धीरे धीरे सबने उसको भुला दिया। मिंटू टिया को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के गई थी कि वो लोग भी उसको याद नहीं करते थे। सब लोग उसको भूल गए। लेकिन साहब मैं कहती हूँ वो निशा जरूर वापस आएगी। सर हाँ, सोनागाछी वाली लड़की का स्केच बन गया सर। ये रहा, दिखाइए सर। क्या आप इस लड़की को पहचानती हैं? ये तो निशा है, चंद्रिका की बड़ी बेटी। इतनी बड़ी हो गई। थैंक यू सो मच। सर ये तो वही लड़की है जिसने बुढ़िया बनकर चंद्रिका के नाम से ढाबे पे काम करना शुरू किया था। इसका मतलब निशा चंद्रिका अपनी माँ का आधार कार्ड यूज कर रही थी, अपना फोटो डाल के, और ढाबे पे काम कर रही थी। लेकिन क्यों?
वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती थी, लेकिन किससे? आखिर निशाने पे था कौन? कुछ तो वजह होगी। सर, छोटू का मोबाइल सर्विलेंस शुरू हो गया है और सारे कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट यहाँ शेयर हो रहे हैं। एक काम करो, परवेज के पास जो कांस्टेबल खड़ा है ना, उसे अलर्ट करो जल्दी। नहीं सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलो। छोटू, छोटू, उठो। हाँ, आराम से, आराम से। वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वो सिटी हॉस्पिटल गई है सर। ये तो वही जगह है जहाँ पर परवेज जो है एडमिटेड है। एक काम करो, 2 कांस्टेबल्स को बोलो से लोकल हॉस्पिटल लेके जाए। हम लोग सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। सर। ईशा, गोली मत चलाना। आप ठीक है? तुम मुझे गोली भी मार सकती थी और वहां से भाग भी सकती थी। क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? सर, आपने मुझे पहली बार थोड़ी पकड़ा है। मैंने पहले भी देखा है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। पुरुलिया, मार्च 2017। तुम्हें मैंने विद्रोहियों के साथ पकड़ा था। इन राइफल्स को वैन में रखो। तुम इन लोगों के साथ क्यों नहीं गई? कौन हो तुम? सर, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं तो इन लोगों से मदद मांगने आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। प्लीज मेरी मदद करिए सर। उस वक्त हमागमी में तुमसे पूछ नहीं पाया कि उन विद्रोहियों के साथ क्या कर रही थी तुम, लेकिन आज समझ में आ रहा है। तुम अपनी माँ के लिए जस्टिस लेने गई थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि क्या हुआ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बताओ, सलीम की मौत कैसे हुई और परवेज के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सर, माँ का बलात्कार करने वाला चाहे कांस्टेबल हो, विरोधी या फिर ट्रक ड्राइवर, सबके लिए औरत एक भोगने की चीज है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुमने भेस क्यों बदला, आइडेंटिटी क्यों बदली, और तो और छोटू को किडनैप किया, परवेज पे गोली चलाई? तुम्हारी हिस्ट्री में मानता हूं, लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? सर, मेरे बाबा उस ढाबे के आसपास से गायब हुए थे। वो अक्सर वहाँ खाना खाने जाते थे। वहाँ काम करने वाले छोटू की भी बहुत तारीफ करते थे वो। जिस दिन वो गायब हुए थे, उन्होंने हमें फ़ोन भी किया था, लेकिन उसके बाद ना फिर हमारे बाबा मिले और ना ही उनका फ़ोन ट्रैक हो पाया। सर, बाबा के गायब होने के तार उस ढाबे से जुड़े हुए थे, इसीलिए मैं भेस बदल के वहाँ काम करने गई थी। छोटू को क्यों किडनैप किया? छोटू ही मेरे लिए लास्ट प्रूफ था। छोटू से क्या जानकारी मिली तुम्हें? उसने बेहोश होने से पहले डॉक्टर प्रसाद का नाम लिया था। पता नहीं सर, वो 10 साल पहले हुए किसी हादसे के बारे में पूछताछ कर रही थी। और सर, ढाबे पे रोजाना इतने लोग आते हैं, सबका नाम थोड़ी ना याद रखेंगे सर। तो तूने डॉक्टर प्रसाद का नाम क्यों लिया था? सर, मैं जानता था वहाँ परवेज को भर्ती किया गया है और ज़रूर वहाँ पे पहरा होगा। इस वजह से सर, अपने आप को बचाने के लिए और उस बला को फंसाने के लिए सर, मैंने डॉक्टर प्रसाद का नाम लिया था। एक के बाद एक राज खुल रहे थे, लोगों के चेहरों से नकाब हट रहे थे, लोगों की पहचानें सामने आ रही थी। एक अपहरण से शुरू हुआ अपराधों का ये सिलसिला लेकिन अभी भी जारी था। पुलिस सारी कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो अपराध रुक रहे थे और ना ही असली मुजरिम सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस डेड एंड पे आ गई है। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने तहकीकात को एक नया मोड़ दे दिया। जैन सर। जैन, बोलो विनोद। सर, एक्चुअली केस के सिलसिले में आपसे ज़रूरी बात करना है सर। पिछले कुछ महीनों से हमारे एरिया से गुजरने वाले हाईवे से
लोग बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। और सर सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि उनकी गाड़ियाँ, उनके सामान और बच्चे तक सब कुछ वैनिश हो रहा है सर। और सर हमें समझ तक नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। वो हाईवे हमारी जुडिडिक्शन से भी गुजरता है ना? हाँ सर, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। महेंद्र, एक काम करो, हाईवे की एंट्री पॉइंट पे ना नाकाबंदी करवा दो और तुम अपने एग्जिट पॉइंट पे, और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करो और आपस में मैच करो। उस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दो, जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, सबको चेक करो। ये कोई बर्मुडा ट्रायंगल तो है नहीं कि गाड़ी समेत इंसान गायब हो जाए। एक मिनट। हाँ बोलूं? जैन जी, पटना से एक क्रिमिनल जो है हमारे एरिया में पैरोल जम करके आया है, उसे पकड़ना है। सीआईडी की इंफॉर्मेशन। ओ नरेंद्र ओझा, पकड़ो सर। काम भागेगा? हाँ? हाँ, पटना से यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। हाँ? चल लेके चलो, चल। सर नरेंद्र ओझा को बिहार पुलिस को हैंडओवर करने से पहले उसके कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है। ये नरेंद्र ओझा कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में है जिन्हें अगर हम रंगे हाथों पकड़ ले तो बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। गुड जॉब राजदीप। थैंक्स। आर यू रेडी? सर। सॉरी सर, वो वेटर आज हॉस्पिटल में, मैं ही ऑर्डर लूंगा। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? एक चिकन डबल और 2 बियर चिल्ड वाली। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आज कितनी सवारी? अब 12 तक जाना है। इतनी रात गए अकेले निकलेंगे? वो क्या है ना, साहब को शादी में छोड़ने गया था। अच्छा वापस जा ही रहा हूँ तो इक्का दुक्का सवारी बिठा लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी। बढ़िया जी, बढ़िया। चलो जी, मैं लेके आना जी। लो पाजी चिल्ड बियर। लाओ जी लाओ। वो कितने गए बाजी? आया जी आया। दसो जी कितने पे हैं? 900 रुपये हो जी। लो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। हेलो, हाँ हाँ, ग्राहक निकल गया, ध्यान रखना। ओके बाय। पाजी वो 12 तक जाना है, छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल छोड़ देंगे, बैठो जी। पाजी एक कॉल कर दूं? कर लो कर लो। हेलो, हाँ हमें गाड़ी मिल गई है। ठीक है, हम सीधे घर में आके खाना खाएंगे। बैठ जाओ। हमारा साथ जाने का। जी बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ठीक है ठीक है। पापा जी थोड़ा साइड कर दीजिए, बहुत जोर की पेशाब लगी है। अरे कोई गल नहीं जी, हम भी हल्का हो लेते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। भैया बोल, किसके लिए काम करता है? बोल वरना गोली चला दूंगा। बोल। डॉक्टर नरेंद्र ओझा। चल। डॉक्टर नरेंद्र ओझा, पवन, मदन और प्रकाश, इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ा है हम लोगों ने, और तीनों ने कबूल किया है वो तीनों तुम्हारे लिए काम करते थे। अब सीधे सीधे बोलेगा या मार खा के बोलेगा? साहब 10 साल पहले मेरा एक अस्पताल था, छोटा सा। पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता था, पर मेरे हिसाब से जितनी मेरी उम्मीद थी बहुत कम। तो मैंने एक गैंग बनाई, ढाबे वाला शोमैन और वो छोटू। उनके पास रात में जो लोग खाना खाने आते थे उनसे बातों बातों में सारी जानकारी निकाल लेते थे, और जैसे ही वो लोग ढाबे से निकलते थे उसके बाद हम उन्हें किडनैप करते थे। फिर
डॉक्टर प्रसाद की मदद से मैं उनकी आंखें, किडनी और बाकी सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं जो काम के हैं, जिनसे हम पैसा बना सकते हैं, निकाल लेते थे। और हाँ, वो गाड़ियाँ, उनको हम डिसमेंटल करके स्पेयर पार्ट्स यूपी बिहार में भेज देते थे। और कितने लोगों को शिकार बनाया तुमने? ठीक से याद नहीं है, पर कुछ 100-125 लोगों की शिकार की होगी। इसे जानते हो? हाँ साहब, इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसका पति तो पहला शिकार था साहब। किडनी का बहुत पैसा मिला था इसका। और फिर पता चला कि रोज पुलिस स्टेशन जाती है, तो मैं चेक करने गया साहब, उसको देखा तो मेरा दिल आ गया था उस पर। फिर मैंने पुलिस कांस्टेबल होने का नाटक किया और उसे वादा किया कि उसके पति को ढूंढ निकालेंगे। इसी बहाने उसको घर ले गया, मैंने मजे लिए और भगा दिया उसको साहब। ये है वो जिसने तुम्हारे बाबा को मारा है और तुम्हारी मां के साथ अत्याचार किया। ये मन तो कर रहा है इसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, लेकिन लोगों का कानून पे से विश्वास ना उठ जाए, इसलिए ये साला जो है ना सीधा यहां से जेल जाएगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट इसे कम से कम फांसी की सजा दिलवाए। चल चल। निशा के आंसू रुके या नहीं पता नहीं। डॉक्टर ओझा का रैकेट पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया। यह आवश्यक है कि हम अपने परिवारजनों को किसी भी अपराध का शिकार होने से बचाएं, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाए तो पुलिस का सहारा लेना, न्याय का सहारा लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कानून खुद के हाथों में लेने से आपकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद होती है, साथ ही आपके अपने भी बदले की आग में झुलसते हैं। एक अपराधी के लिए उसका विक्टिम सिर्फ उसके लिए एक शिकार होता है, लेकिन ये शिकार किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी के परिवार का हिस्सा होता है। पीड़ा उस शिकार से ज्यादा उसके परिवार को होती है। इसी सीख के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपराध की नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।